Hi guys, hope you are safe at your home. Today we will discuss about the sympathomimetic drugs. सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के अंदर आप पढ़ोगे कि जो भी अगर आपकी बॉडी में कहीं भी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है ड्यू टू एनी फिजिकल एक्टिविटी और ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल स्ट्रेस, तो उससे क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर राइज करता है, जो भी आर्टरीज़ हैं या फिर जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शन होती है। एक्सेप्ट दैट जो ब्रोंकियल मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, अदरवाइज सब कुछ स्टिमुलेट होता है, चाहे वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही क्यों ना हो। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी आप रेस्पॉन्स पढ़ोगे ये सब हार्ड फिज़िकल एक्टिविटी या फिर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से ये सब आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसके जो यूजेस हैं बेसिकली, जो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर अस्थमा, ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट। ब्रोंकोडाइलेशन का मतलब होता है रिलैक्स होना। तो हार्ट ब्लॉक के अंदर, नेज़ल कंजेशन के अंदर, हाइपोटेंशन हो रही है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। हाइपोटेंशन इज़ ब्लड प्रेशर का लो होना। और अगर हमें लगता है कि कुछ जो बेबीज़ हैं वो बहुत 9 मंथ से पहले ही अगर उनकी डिलीवरी हो जाती है, हम उसको बोलते हैं प्री मैच्योर लेबर हो गया है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। माइमेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ की सिमिलैरिटी, मीन्स किसी के जैसा, मिमिक करना, मतलब कार्बन कॉपी ऑफ समथिंग। तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या हैं, वो एक ऑल्टरनेट हैं बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए। तो इसके अंदर हम डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ते हैं, जैसे वो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस वो होते हैं, दिस इज़ बेसिकली एक एरोमेटिक अमाइंस की क्लास है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर लाई करते हैं, जैसे जो भी आपके एड्रेनलिन हैं, नोर एड्रेनलिन हैं, डोपामीन हैं, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके सीएनएस में पाए जाते हैं। तो जो कैटेकोलामाइंस हैं, तो एड्रेनर्जिक सिस्टम के जो कैटेकोलामाइंस हैं दैट इज़ नोरएपिनेफ्रिन, जिसको हम नोर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज़ एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इन कैटेकोलामाइंस की बायोसिंथेसिस। तो जो कैटेकोलामाइंस जो बनते हैं इनका जो प्रिकर्सर है वो है टायरोसिन। टायरोसिन को जब आप ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, इट विल फॉर्म डोपा। टायरोसिन से डोपा बनता है, डोपा से फिर आगे एंजाइम एल एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में दैट विल फॉर्म डोपामीन। डोपा और डोपामीन में क्या फ़र्क है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फ़र्क है। डोपा में एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, डोपामीन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज इट विल फॉर्म नोर एड्रेनलिन। अब नोर एड्रेनलिन जहाँ पे भी आ जाए, मीन्स जहाँ पे भी नोर वर्ड आ जाए वहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है। नोर मीन्स एब्सेंस ऑफ CH3 ग्रुप। और नोर एड्रेनलिन को अगर आप ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल इथेनोलामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से, देन यू विल गेट एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के अंदर देखोगे आप लास्ट अमाइन के साथ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्लियर है कि नोर ग्रुप आ जाए तो वहाँ पे CH3 नहीं है। स्ट्रक्चर दोनों के सिमिलर है, बस फ़र्क सिर्फ मिथाइल ग्रुप का है। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। कैटाबॉलिज्म होता है जो भी कैटेकोलामाइंस हैं इनको एक स्मॉल पीसीज में इनका ब्रेक डाउन हो जाना। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है किसी भी चीज़ का वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। तो इसके लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जिसको हम माओ भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज, जिसको हम कॉम्ट भी बोलते हैं। तो देखो नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को अगर आप कॉम्ट से ट्रीट करते हो तो नोर एड्रेनलिन से मिल रहा है नोर मेटानेफ्रिन और एड्रेनलिन से मिल रहा है मेटानेफ्रिन। अगर आप माओ से ट्रीट करते हो देन यू विल गेट अ को प्रोडक्ट, दिस इज 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लाइकोल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, दैट इज CHO। देन इसको एल्डिहाइड रिडक्टेस की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे
देन यू विल गेट 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल। और उसी को ही अगर आप एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से ट्रीट करोगे यू विल गेट 3,4 डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड। तो एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, वहाँ पे ग्लाइकोल है तो वहाँ पे फिनोलिक ग्रुप आ गया, सॉरी एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, दैट इज OH। नेक्स्ट अगर आप उसको कॉम्ड से ट्रीट करते हो दैट इज कैटेकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज, यू विल गेट 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल। एंड 3,4 डाईहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड को ट्रीट करोगे कॉम्ड से तो आपको मिलेगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी मेंडेलिक एसिड। देखो फोर्थ पोजीशन पे मैंने देखो इसे नंबरिंग की हुई है, तो देखो फोर्थ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड 3 पे मिथॉक्सी, OCH3 इज मिथॉक्सी ग्रुप। और इन दोनों को डायरेक्ट अगर माउस से ट्रीट करो, देखो साइड लाइंस में देखो उनको माउस से ट्रीट किया है, तो लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल ग्लाइकोल एल्डिहाइड। नेक्स्ट है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब कोई भी ड्रग का एक्शन होता है, ड्रग को बाइंड करने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए जहाँ पे वो बाइंड करेगा और वहाँ से रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा, तभी तो एक्शन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जाके ड्रग बाइंड करता है और वहाँ पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के रिसेप्टर्स हैं, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड बीटा रिसेप्टर्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू बीटा 1 एंड बीटा 2। देन इनकी लोकेशन बताई हुई है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है स्मूथ मसल एंड ग्लैंड सेल में। अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ है ब्रेन, यूट्रस एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में। बीटा रिसेप्टर कहाँ है, बीटा 1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन कार्डिक टिश्यू, मतलब हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर ही प्रेजेंट है। जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी ड्रग आए और उसका ट्रीटमेंट पूछा जाए तो डायरेक्ट वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो बीटा 1 रिसेप्टर पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि हार्ट पे सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड सेल्स पे। तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं जो बेसिकली दे आर एक्साइटेटरी इन नेचर। तो एक्साइटेटरी हैं तो वो बेसिक जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे, चाहे वो वेस्कुलर हैं, चाहे वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, चाहे वो इंटेस्टाइनल मसल्स हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। बट जो बीटा रिसेप्टर्स हैं दे आर बेसिकली इनहिबिटरी मतलब स्टिमुलेट नहीं करेंगे, तो दे आर क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे मसल्स को। ठीक है, बट जो हार्ट है उसको स्टिमुलेट करेंगे, बिकॉज बीटा 1 रिसेप्टर है वो हार्ट पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर। देन इसमें 2 टर्म्स आती हैं बिफोर गोइंग ऑन, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट 2 टर्म्स आती हैं। एगोनिस्ट वो ड्रग होता है, वो एक चीज़ है जो ये बताता है कि कोई भी ड्रग है दैट हैज़ सिमिलर एक्शन ऑफ दैट ड्रग। लाइक अगर एक आप ड्रग दे रहे हो पैरासीटामोल, उसके साथ ही आप कोई एक ऐसा ड्रग दे रहे हो जो सेम एक्शन पैरासीटामोल जैसा करेगा, तो दैट इज़ द एगोनिस्ट ऑफ द पैरासीटामोल। बट एंटागनिस्ट क्या होता है, उसका ऑपोजिट होता है। एंटागनिस्ट क्या करेगा, या तो कोई एक्शन देगा या कोई एक्शन देगा तो उसका ऑपोजिट देगा, वरना एक्शन नहीं देगा। लाइक अगर कोई ऐसा ड्रग है जो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, अगर मैं उसका एंटागनिस्ट दे रही हूँ मीन्स उसका ऑपोजिट दे रही हूँ, या तो वो ब्लड प्रेशर को स्लो कर देगा, अदरवाइज़ या ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ज़्यादा लो करके उस पर कोई एक्शन नहीं शो करेगा। तो उसके 2 इफ़ेक्ट आते हैं एंटागनिस्ट के, या तो कोई एक्शन देगा तो ऑपोजिट देगा, अदरवाइज़ नो रिएक्शन, मीन्स जो ऑनगोइंग एक्शन है उसको स्टॉप कर देगा चाहे वो कुछ भी हो रहा हो। तो जो स्टिमुलेशन ऑफ अल्फ़ा रिसेप्टर्स है, अगर हम अल्फ़ा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसका क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, लाइक वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड प्रेशर राइज होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, और जो गट की मसल्स हैं, इंटेस्टाइनल मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं।
तो बीटा रिसेप्टर क्या करेंगे, इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो है हार्ट पे स्टिमुलेटिंग इफेक्ट शो करते हैं और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देंगे और स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स कर देंगे। जो ब्रोंकियल मसल्स हैं और यूटेराइन मसल्स हैं वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब उनको रिलैक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कि जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया गया है उसके अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं या फिर जितनी भी बॉन्डिंग है, कार्बन चेन्स हैं, उनका एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखो जो थर्ड और फोर्थ कार्बन है उस पर थर्ड और फोर्थ कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो तो इसमें बताया कि अल्फ़ा और बीटा एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। बट यहाँ पे देखो इस ड्रग के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर दोनों ग्रुप्स एब्सेंट हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल पोटेंसी रिड्यूस हो गई है। लाइक व्हेन बोथ ऑफ दीज OH ग्रुप आर एब्सेंट, पोटेंसी इज रिड्यूस्ड। अब अगर कार्बन 3 पे और कार्बन 5 पे OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजन पे कुछ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो एक्शन है वो बीटा रिसेप्टर पे एक्शन ज़्यादा आता है। तो आप जब हार्ट के डिजीज़ के रिगार्डिंग जितने भी ड्रग्स पढ़ोगे ना, तो वो क्या होगा, थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होगी और अमाइन ग्रुप पे बल्कि ग्रुप्स होंगे। बल्कि ग्रुप मतलब अमाइन ग्रुप पे एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो जितना ज़्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना वो बीटा सेलेक्टिव होंगे, मतलब हार्ट के मसल्स पे अच्छा एक्शन शो करेंगे। Sympathomimetic amines which have aromatic hydroxyl substitution not similar to that present in catecholamine tend to have better oral effectiveness and longer duration of action। अगर इसमें कैटेकोलामाइंस जैसा कुछ एक्शन है तो इनकी जो बेसिकली जो ओरल इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा है और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी ज़्यादा है। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि जो OH ग्रुप है, देखो जो मेन का ग्रुप है उसके साथ वाली कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन मानते हैं और उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन। तो आप देखोगे यहाँ पे जो बीटा कार्बन है इस पर OH ग्रुप है, तो इसके OH ग्रुप होने की वजह से जो इसका स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। बिकॉज जितनी ज़्यादा कार्बन चेन है उतना ज़्यादा उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना जो बीटा कार्बन है उस पर OH ग्रुप है, OH ग्रुप होने की वजह से उसका स्टिमुलेटरी एक्शन ज़्यादा है। सॉरी आई फॉरगॉट टू से कि यहाँ पे लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है। द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन अल्फ़ा कार्बन, अब अल्फ़ा कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ अमाइनो ग्रुप, तो उससे दैट द कार्बन नेक्स्ट टू द अमाइनो ग्रुप ब्लॉक्स द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। मतलब अगर यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी डीअमाइनेशन नहीं होगी। डीअमाइनेशन नहीं होगी मतलब वहाँ पे जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है उसका एक्शन नहीं आएगा। डीअमाइनेशन नहीं होगी तो मतलब उसका कैटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर ये ड्रग कैटाबोलाइज नहीं होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखरेगा नहीं, तो इसका जो एक्शन है वो लॉन्ग होगा, दैट इज़ द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो अगर हम किसी भी ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन रोक दें, उसका मेटाबॉलिज्म रोक दें, उसका कैटाबॉलिज्म रोक दें, तो उसका एक्शन एनहांस हो जाता है। लेसर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइनो ग्रुप द ग्रेटर इज द सेलेक्टिविटी फॉर अल्फा एक्टिविटी। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतनी कम अल्फ़ा सेलेक्टिविटी होगी, जितना कम अमाइन ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन होगा उतनी ज़्यादा अल्फ़ा सेलेक्टिविटी होगी। मींस जैसे अमाइन ग्रुप है उस पर ज़्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे इजीली वर्क कर सकता है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर फिनाइल रिंग है, अगर वो अमाइनो ग्रुप के साथ
देखो ये फिनाइल रिंग है स्ट्रक्चर में और अमाइन ग्रुप है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस इज मेंटेन बाय 2 कार्बन्स। तो जो 2 कार्बन्स का डिस्टेंस है ये क्या शो करता है कि इस डिस्टेंस की वजह से जो सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर ये डिस्टेंस 1 कार्बन का होता तो शायद इफ़ेक्ट इतना अच्छा ना होता जितना 2 कार्बन के डिस्टेंस की वजह से है। तो यहाँ पे हम जितने भी ड्रग्स बनाते हैं तो उनका एक्शन है दैट डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बाय 2 कार्बन्स। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं इनकी जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स हैं ये सब स्टैंडर्डाइज की हुई हैं, ये सब देखी गई हैं एक्टिविटी, तो इन सबको स्टैंडर्ड माना जाता है। तो जितनी भी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स बनेंगी ना, फ्यूचर में भी कोई भी नोवल ड्रग बनती है तो उसके अंदर ये क्राइटेरिया देखे जाएंगे कि फिनाइल रिंग और अमाइनो ग्रुप के अंदर 2 कार्बन का डिस्टेंस होना चाहिए। OH ग्रुप 3rd पोजीशन पे हाई एक्टिविटी दिखा रहा है तो हम OH ग्रुप वहीं रखेंगे। हम मॉडिफिकेशन कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे CH3 ग्रुप हटा के या फिर जहाँ पे हाइड्रोजन हटा के डिफरेंट ग्रुप्स लगा के हम सब्स्टिट्यूशन करके एक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि वो सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिसेप्टर्स एंड देयर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्लासिफिकेशन अलोंग विद स्ट्रक्चर, यूजेस एंड सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।